नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें हम एक बेहद खास पेशकश आज आपके लिए लेकर आए हैं। पेशकश क्या है आपको बताते हैं। आप मेहनत करते हैं, अपनी सैलरी कमाते हैं, जिस भी तरह से आपका कमाई का जरिया हो आप कमाते हैं एक एक पाई करके और उस पैसे को आप निवेश करते हैं ये सोच के कि आप अपने उज्जवल भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। तमाम तरह के निवेश के जो विकल्प हैं, भले ही आप वो फिक्स डिपॉजिट ले रहे हो या अपने बैंक के बचत खाते में ही आपने पैसे डाल रखे हो या आपने म्यूचुअल फंड्स लिए हो या शेयर बाजार या पीएफ, जहां कहीं भी आपको सहूलियत मिलती है, जो भी निवेश विकल्प की आपको समझ है, आप उसमें पैसे डाल लेते हैं और सालों साल बने भी रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पैसे आपको कमा कर दें। अगर आपके ना रहते वो पैसे जमा के जमा पड़े हैं और किसी और को भी ना मिले, खासतौर से आपके परिवार वालों को जिनके लिए आपने ये रकम जो है वो जोड़ रखी है, निवेश जो है उनकी भलाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपने इकट्ठा कर रखा है, आज हमारी पेशकश इसी के बारे में है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा बेहद खास सेगमेंट, खोए निवेश से है परेशान, शेयर समाधान सारे समाधान। जी हाँ, शेयर समाधान का मकसद क्या है, ये जो कंपनी है किस तरह से आपके निवेश विकल्प में जो आपने पैसे डाल रखे हैं या जितना भी अनक्लेम पैसा है जो आपको नहीं मिला है या आपको पता ही नहीं कि आपका कोई अनक्लेम पैसा है या नहीं, किस तरह से आपकी सहायता करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अभय कुमार चंदालिया एमडी शेयर समाधान और विकास कुमार जैन सीईओ शेयर समाधान। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। शेयर समाधान की शुरुआत, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, ठीक है। जितने लोग हमको अभी तक मिले हैं हम उन्हीं से परिचित हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। सोचा कैसे आपने इसके बारे में अभय जी? देखिए, जब नौकरी छोड़ी तो कुछ नया करने का जुनून आया। अच्छा। और जब हमने ऐसा सोचा, उस समय ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी कि जो ऐसा लोगों को समाधान दे पाए। बिल्कुल। और वो जमाना हमने देखा हर्षद मेहता का भी, जब वहाँ पे लोग एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति 5-5, 7-7, 10-10 नाम से अप्लाई कर देता था। हाँ। उसके बाद अपने स्टाफ के नाम पे, परिवार के नाम पे कागज खो जाते थे, वो रख नहीं पाते थे। कई बार तो सही मायने में देखें तो कई बेनामी लोगों के नाम पे भी लोगों ने कर लिए। हाँ। जो नाम ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। हाँ। आज तो केवाईसी है। हाँ। हर का नाम, पैन नंबर, आधार कार्ड, इन बैंक अकाउंट सब पे आपके 100% स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए, वो आदमी अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले अरशद मेहता के टाइम में लोगों ने बड़ी बदमाशियां भी करी है। हाँ। सही मायने में बताऊं तो। हाँ। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन लोग भी थे। बिल्कुल। अब आप बॉम्बे आ गए, हो सकता है कि आप पटना में थे पहले, हो सकता है कि बेगूसराय में नौकरी कर रहा हो कोई पहले, या हो सकता है कि वो लुधियाना के किसी छोटे गांव में कर रहा हो और वो आमदनी के जरिए आमदनी बढ़ाने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर दौड़ दौड़ के भाग जाता है और जहाँ जाता है वहाँ निवेश करता है। तो ऐसी जो समस्याएं जब हमने लोगों के मन में देखी, आज वो व्यक्ति नहीं है, आपका पता बदल गया, नाम की स्पेलिंग एरर है, शादी हो गई, तो इस तरह की जो समस्याएं लोगों के साथ में आई, अब वो करे तो क्या करे। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति ने शेयर खरीदे, पिताजी ने खरीदे, पिताजी ने बेटे को नहीं बताया, बेटे ने भी खरीदे, उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया, और कोरोना हमारे सामने गया जहाँ पे आपने देखा बाप और बेटे दोनों इकट्ठे चले गए। अब आज वो परिवार जिसके हस्बैंड और उसका बेटा दोनों की डेथ हो गई, अब आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं कि घर का जो बिटिया है उनकी या एक और बेटा है, वो घर गुजारा कैसे करे। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी, और एक एक करके हम अपने शो में, क्योंकि ये इकलौता शो नहीं है आज का, हम ऐसी बहुत पेशकश और लेकर आने वाले हैं। विकास जी, जल्दी से आपसे मैं चाहती हूँ वो राशि का आकलन अगर हमें करना हो, क्योंकि हम सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कितने फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो आप अगर फिजिकल शेयर्स की बात करो, म्यूचुअल फंड्स है, अनक्लेम पीएफ है, अनक्लेम इंश्योरेंस है, बैंक अकाउंट्स है। तो कितना पैसा होगा जो अनक्लेम पड़ा है, जरा बताइएगा राशि। रिपोर्टेड नंबर कविता जी, आज के दिन में कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ के ऐसे एसेट्स है जो या तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पेपरों में पड़े हुए हैं या वो अनक्लेम पड़े हुए हैं। और इनकी अगर ब्रेकअप की बात करो तो 3 से 4 लाख करोड़ के फिजिकल शेयर्स है जो फिजिकल्स पड़े हुए हैं, कुछ सरकारी खाते में चले गए हैं। LIC के खुद के 20 से 21 हजार करोड़ के अनक्लेम्ड मैच्योर, जिसमें पॉलिसी प्रीमियम फुल्ली पेड हो गए हैं बट उसको क्लेम करने वाले नहीं है। इस हिसाब से 48,000 करोड़ अनक्लेम्ड पीएफ में पड़े हुए हैं। म्यूचुअल फंड में 30-35,000 करोड़ अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ये राशि अपने आप में बहुत बड़ी यहाँ पर सुनने में तो आ रही है, लेकिन वाकई लोगों ने जिस तरह की पीड़ा आपने बताई है वो पीड़ा लोगों ने सही भी है। कुछ आप बीती आपको दिखा देते हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है जिन्होंने शेयर समाधान की सहायता ली, उनसे मदद ली और अपनी जो राशि है, जो अपना अंतिम अमाउंट, जिनको शायद पता भी नहीं था, कभी घर की सफाई की होगी तो हाथ में लगे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट, तो पता चला, अरे ये तो हमारी संपत्ति है, ये तो हमारे लिए है, उनके हाथ लगे। कुछ ऐसे लोगों की आप बीती आप जरा सुनिए। आप सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं और वो मैं चाहती हूं कि आप शेयर करें दर्शकों के साथ। डोमिनिक जी, आपसे बात हो रही थी, तो डोमिनिक सर को अपने घर में शेयर सर्टिफिकेट घर की सफाई करते वक्त मिले हैं, बताइए सर। यस, तो ये सॉर्ट ऑफ ये एक तरीके का बोनस जैसा था जी, तो लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई लेकिन वो हमारी है नहीं। तो हर साल हम लोग घर सफाई करते हैं। तो लेकिन एक जगह था जहाँ एक पैकेज पड़ा था, ग्रीन कपड़े में बांधा हुआ था। तो एक कबाड़ में कोने में पड़ा हुआ था, तो उसी को कोई हाथ ही नहीं लगाता था। मतलब एक कोने में पड़ा है, पुराने डॉक्यूमेंट्स बाप दादा के हो गए क्या है। तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अगर, तो वहाँ पे हम लोग देखे तो से क्या है वो। तो वो खोल के देखा तो वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट्स थे और कंपनीज के कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, कई सारी कंपनीज के कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अच्छे अच्छे ब्लू चिप कंपनी। मैं तो थोड़ा बहुत निवेश करता हूँ तो थोड़ी जानकारी भी रखता हूँ शेयर मार्केट के बारे में जी। तो जब खोले और देखा तो आश्चर्य हो गया। बोला अभी ये इतना वैल्यूएशन देखा तो तकरीबन करोड़ों में है वैल्यूएशन। 7 करोड़ का वैल्यूएशन बन गया था उस टाइम पे। तो फिर अभी उसमें नॉमिनेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत पुराने शेयर्स थे, तकरीबन मेरे हिसाब से 40 साल पुराने थे, 40 इयर्स। अच्छा। तो मैंने एक वकील से अपना किया, कांटेक्ट किया, तो बोला अभी इसका नॉमिनेशन बनाना है, क्या करना है। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ। क्योंकि अगर आपको कोई दूसरे के पास से कोई क्लेम वगैरह आता है तो उनको भी आपको देना पड़ेगा। ओके। तो इसके लिए आप एलए बनाओ। तो एलए बनाने के लिए तकरीबन 2 साल लगे। तो एलए बनने के बाद तो अभी ये शेयर रिकवर करना है, तो कुछ शेयर आईपीएफ में गए थे, पता नहीं था मुझे तो, लेकिन बाद में पता लगा तो कुछ शेयर आईपीएफ में गए थे, कुछ रजिस्ट्रार के पास भी थे। ओके। तो फिर मैंने गूगल किया, भाई अभी कौन अभी मुझे अपना यहाँ से अपना रास्ता बताएगा कैसे रिकवर करना है शेयर्स। तो गूगल किया तो बहुत सारे अपना कंपनीज थे जो काम करते हैं। तो इसमें से शेयर समाधान सही लगा क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी थी, तो सॉर्ट ऑफ है और काफ़ी टाइम से अपना मार्केट में है ये कंपनी। तो अब तक कितना रिकवर हुआ है इनसे आपका? हाँ, तकरीबन 5 करोड़ रिकवर हुआ अभी। 5 करोड़। अभी 2 7 करोड़ में से 5 आ गए हैं। अभी 2 बाकी है, अभी भी काम चालू है। हाँ, बिल्कुल। और उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब चलिए, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सीख है। देखिए, घर की सफाई करते करते करोड़ों का खजाना आपके पास था जो आपको आपके हाथ लगा है, और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने खोए हुए पैसे को शायद ढूंढना चाहते हैं। सर, आपकी क्या कहानी है, बताइएगा। मेरे पिताजी की डेथ हो गई 2002 में, एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर अस बिकॉज उनका एज 56 था। ही वाज रिटायर्ड एंड आफ्टर ईयर और सो उनकी डेथ हो गई। और उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट था, वो रहते थे छोटे मोटे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। अच्छा। जो हमको कभी ऐसा पता नहीं रहता था। हाँ, मतलब वो जो भी सेविंग्स रहती थी वो कुछ ना कुछ शेयर्स लेते रहते थे। हाँ, लेकिन अपने तक ही रखते थे बिकॉज वो भी थोड़े सीख रहे थे उस टाइम पे। एंड वो भी मतलब उनका इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, कुछ एफडीज, कुछ शेयर्स। तो हमको कुछ पता नहीं था। एंड और काफ़ी छोटी कंपनियां भी थी। अच्छा। काफ़ी बिग ब्रांड्स भी थे उसमें से। एंड क्लोज टू अराउंड आई थिंक 15-20 कंपनियों के शेयर्स थे। कुल मिला के कितना पैसा था वो? इट वाज क्लोज टू 25 lakhs। अच्छा। सो वो भी इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अस। कुछ शेयर्स उनके अकेले के नाम पे थे और कुछ जॉइंट नाम, मतलब मेरी मदर के और मेरे फादर के नाम पे थे। और उन पे नॉमिनेशन नहीं था, मतलब नन ऑफ देम हैव नॉमिनेशन अनलेस, मतलब जो जॉइंट थे वो ठीक था, मतलब मदर इज स्टिल अलाइव, तो उनका कुछ हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते थे। बट फॉर द अदर शेयर्स उनका नॉमिनेशन नहीं था, तो उसमें कोर्ट प्रोसेस इन्वॉल्व था। तो हमको बताया गया कि
इसमें भाई सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लग सकता है। एंड मैंने थोड़ा गूगल करना चालू किया कि भाई कहीं से कहीं हेल्प मिल जाए। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ ब्रोकर्स थे कि भाई किसी ब्रोकर से कनेक्ट करके ये हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, गूगलिंग के प्रोसेस में आई केम अक्रॉस विथ शेयर समाधान कंपनी। एंड मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया उनका बैकग्राउंड, एंड आई फाउंड इट वेरी गुड फ्रॉम द प्राइमा फेसी व्हाट रिव्यूज आई वेंट थ्रू द गूगल। और फिर मैंने अप्रोच किया उनके टीम को, एंड that's how I got connected with Mr. Shreya during that time. दाद देनी पड़ेगी आप दोनों के सफ़र की, बिकॉज आप दोनों ने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग, क्योंकि इतना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, इतने दस्तावेज आपको लगते हैं, इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, लोग हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन मुझे आपसे ये समझना है कि इन दोनों की प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व की हैं, उसका एक खाका इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर क्या अपनाया गया, कुछ बताएंगे ज़रा संक्षिप्त में? जी कविता जी, फर्स्ट थिंग जैसा आपने कहा, शेयर समाधान वी स्टार्टेड एज अ वर्किंग फॉर द रिकवरी ऑफ शेयर्स, सो द नेम केम दैट शेयर समाधान। बट नाउ वी आर अ फुल फ्लेजेड कंपनी जो कि किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एसेट में, बीट शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, डेट, रियल एस्टेट, सो किसी भी प्रकार के कोई भी फाइनेंशियल एसेट में भी अगर आपका कहीं पे पैसा फंसा है, उसकी रिकवरी का काम हम लोग करते हैं थ्रू ऑल द लीगल एंड टेक्निकल प्रोसीजर्स। सो जैसा सर ने बताया, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लाइक इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि भाई आपने फॉर्म सबमिट किया और इन अ नेक्स्ट वीक और सो आपको ये रिकवरी हो जाएगी। बिकॉज from company's perspective also, these are unclaimed shares since long 10 years 20 years back। बिल्कुल। so जब इन्वेस्टर क्लेम करने जाता है, सो कंपनी भी अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहती है कि भाई जो क्लेमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी फ्रॉडलेंट क्लेम्स भी होते हैं ये चीज़ें। गवर्नमेंट ने बोला कि कई ऐसे मैनिपुलेशन के केसेस हुए थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 7 साल, विच इज़ अ सफिशिएंट टाइम टू क्लेम, तक अगर क्लेम नहीं करता है शेयर्स और उसके डिविडेंड, सो देन वी विल ट्रांसफर दीज शेयर्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज कॉल्ड IPF अथॉरिटी। सो गवर्नमेंट विल प्रैक्टिकली बिकम अ कस्टोडियल ओनर ऑफ दोज शेयर्स। सो आपको अब वो शेयर्स को क्लेम करना है, सो पहले आप कंपनी से अपनी वैलिडिटी प्रूव करेंगे, अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लेम फाइल करेंगे, एंड गवर्नमेंट विल वेरीफाई एंड देन गिव द शेयर्स बैक टू यू। हमने आप दोनों की बातें सुनी, और मेरे ख्याल से आप जैसे बहुत दर्शक हैं जो इससे इत्तेफाक भी रखते होंगे। आप तीनों का मैं धन्यवाद करती हूँ, आप शो पर आए हैं, लेकिन इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद शेयर समाधान के फाउंडर से बात करेंगे, और साथ ही और समझेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं लोगों के रास्ते में जब वो इस तरह के अनक्लेम्ड पैसे या अपने खोए निवेश को वापस पाने के सफ़र पर निकलते हैं। तो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और इस शो में हमारी बेहद खास पेशकश, खोए निवेश से हैं परेशान, शेयर समाधान सारे समाधान। तो हम ब्रेक पर गए, उससे पहले आपने कुछ लोगों की आप बीती सुनी है। मेरे साथ शेयर समाधान के दिग्गज भी बैठे हुए हैं, अभय कुमार जी, और साथ ही विकास कुमार जी भी हैं। तो अब हमने, क्योंकि अभय जी इतने सारे फाइनेंशियल एसेट्स की बात की है, मुझे ये जानना है कि रिकवरी के लिए क्या क्या प्रोसेस होता होगा? हर फाइनेंशियल एसेट्स का प्रोसेस एक ही है कि अलग अलग होता होगा? नहीं, सब प्रोसेस अलग अलग है। अच्छा, शेयर्स का प्रोसेस अलग है, पीएफ का प्रोसेस अलग है। ओके। पीएफ में भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जीपीएफ का अलग है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अलग है, और कुछ लोगों ने प्राइवेट ट्रस्ट भी बना रखे हैं। तो प्रोसेस अलग है, फॉर्म का लगभग फॉर्मेलिटीज कुछ जगह पे कॉमन सी है। ओके। अब आप म्यूचुअल फंड क्लेम करेंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा, एफडी लेंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा, डिबेंचर्स लेंगे तो अलग है। इसी में पोस्ट ऑफिस की सेविंग भी सेविंग होती है, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट ही आप खोल सकते हैं, वहाँ भी खोल सकते हैं, और बैंकों में भी पीपीएफ अकाउंट होता है, उसका भी प्रोसेस, सबका प्रोसेस अलग अलग है। तो एक एक करके प्रोसेस की बारीकी में हम जाएंगे ही। मुझे आपसे ये समझना था विकास जी कि हम अनक्लेम पैसों की जो बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, ये पैसे अगर आप क्लेम ना करें तो ये जाते कहाँ पर हैं? So over a period of time,
अगर आप शेयर्स की बात करें तो पहले तो अनक्लेम जो डिविडेंड्स होते थे 7 साल तक अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो गवर्नमेंट का एक फंड होता था इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें वो डिविडेंड चला जाता था। बट कुछ साल पहले कुछ आरटीए के यहाँ फ्रॉड होने के कारण सरकार ने ये सही समझा कि वो डिविडेंड के साथ साथ उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग शेयर्स है वो भी गवर्नमेंट के खाते में चले जाए, सेम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है। तो इसी हिसाब से शेयर्स के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। उसके अलावा अदर फाइनेंशियल एसेट्स की भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड अथॉरिटी है। अगर आप पीएफ की बात करें, प्रोविडेंट फंड की, अनक्लेम इंश्योरेंस की, और अगर बैंक अकाउंट्स की बात करें तो ये भी 10 साल तक अगर वो क्लेम नहीं होती है तो उसके बाद वो एक स्पेसिफिक फंड विच इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, वो उसमें चला जाता है। ओके। बैंक अकाउंट के केस में अगर बात करें तो 10 साल के बाद वो पहले रेस्पेक्टिव बैंक से वो आरबीआई के एक फंड में चला जाता है विच इज कॉल्ड डिपोजिटर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अच्छा। सो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में धीरे धीरे गवर्नमेंट की अथॉरिटी इंटरवीन कर रही है सो दैट इन्वेस्टर या उनके परिवार के जो अनक्लेम्ड फंड है उसका एटलीस्ट गवर्नमेंट एक ट्रस्टीशिप के हिसाब से उसको होल्ड करके रखे। जब प्रोविडेंट फंड का पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में या गवर्नमेंट का पैसा चला जाता है या बैंक वाले डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में चला जाता है, वहाँ की भी लिमिट है कि 25 साल के बाद आप वहाँ से भी नहीं निकाल सकते। ओह। तो वहाँ से 25 साल के बाद में वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा। हताशा बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी जिन लोगों से हमने बातचीत की है उनमें से जो शख्स थे जिनके पिताजी शेयर बाजार में पैसे लगाते थे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने खुद रिकवरी करने की कोशिश की उन पैसों की, लेकिन इतना पचड़ा, इतने तमाम के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, एकदम कोर्ट के चक्कर, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं था मेरे ख्याल से। तो अगर आप मुझे ओवरव्यू दे सके कि क्या क्या औपचारिकताएं यहाँ पर लगती हैं। इसमें अगर स्पेसिफिकली अगर शेयर से अपन स्टार्ट करें तो शेयर्स के केस में सिनेरियो नंबर 1 की इन्वेस्टर्स अवेलेबल है और उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है। सो उस केस में उनको बाय एंड लार्ज केवाईसी कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनके फिर पैन, आधार, बैंकर्स वेरिफिकेशन सब कुछ फिर से कंपनी मांगती है, तो उसमें वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। अगर सेम शेयर होल्डर्स अवेलेबल है बट उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कम्स इन द पिक्चर। अच्छा। अब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए आपको फॉर्मेलिटीज काफ़ी करनी पड़ती है, लाइक एफआईआर लॉन्च करना पड़ता है, यू नो। अगर उसका नाम अगर उसमें मिसमैच होता है तो गैजेट नोटिफिकेशंस भी आपको निकालना पड़ता है। तो ये फॉर्मेलिटीज आपको करनी ही पड़ेगी, यू कैन नॉट अवॉइड इट, क्योंकि डुप्लीकेट में कंपनी भी ये इंश्योर करना चाहती है कि जो डुप्लीकेट क्लेम करना चाहता है वो जेन्युइन हो, इसीलिए वो एफआईआर और उनकी फॉर्मेलिटीज होती है। थर्ड केस विच इज़ अ वेरी टिपिकल केस कि इन्वेस्टर्स भी अवेलेबल नहीं है और पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है। ओह माय गॉड। उस केस में उनके परिवार को वो सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। उस फॉर्मेलिटीज में फिर सक्सेशन के कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि 5 लाख के ऊपर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है कि आपको रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां इन्वेस्टर एक्सपायर हुआ था वहां आप सक्सेशन की फॉर्मेलिटी पूरी करें। तो ये एक बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है जो ये तो मुझे बेसिक तो नहीं लग रही है, ये तो बहुत पेचीदा है। ये सब करवाते हैं आप? साथ में इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा कि आपके कागज खो गए हैं, और अगर ये मान लो कि किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं ये तो इनके नहीं मेरे हैं ये, तो उसमें फिर आपको कोर्ट से भी लड़ना पड़ेगा। ये आप सब करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को? उसके अलावा कई पेपर आपको नोटराइज करा के भेजना पड़ेगा। जब आप डुप्लीकेट फॉर्मेलिटी कराएंगे तो आपको श्योरिटी भी देनी पड़ती है कि कल को आपने गलती से ये पैसे ले लिए और कोई दूसरा क्लेम करने आ गया तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। इस तरह की इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेसी है, ये एक जनरल पब्लिक के लिए संभव नहीं है प्रैक्टिकली। बिल्कुल काम छोड़ के कहाँ पे कोई इतना सब करेगा। ब्रदर, मतलब मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि परिवार को बताते ही नहीं है, सही बात है। तो इतनी सारा प्रोसेस होना। और एक बात बताइए, इंडिया में लिटरेसी लेवल कितना है? मैं तो ये कहूंगा लर्नेड क्लास के अंदर में भी फाइनेंशियल लिटरेसी है ये। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, तो अपने निवेश और अपने पैसों के मामले तो चर्चा ही नहीं होती ना घर में। हम भारतीय परिवारों में अपने घर में आप बताते नहीं है बच्चों को, बीवी को या पति को कि हमारे इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। यह एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस बनाने की जरूरत है कि हर व्यक्ति इसको जाने। तो एंड टू एंड सर्विस आप देते हैं क्या अपने क्लाइंट्स को? जितने भी कोर्ट केसेस हैं उस सबका जिम्मा आप लेते हैं क्या सॉल्व करने का? एज ए प्रोसेस क्या होता है कविता जी, जब हमारे पास कोई केस आता है उस केस को हम पूरा इवेल्युएट करते हैं
एंड इवैल्यूएशन के लिए हम कोई क्लाइंट से चार्ज नहीं करते। अच्छा, भले तो वो मतलब 10 पहले कोई आया आपके पास, या। उन्होंने कहा हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है लेकिन हमें कुछ पता नहीं पैसे या, कहाँ पड़े हुए हैं, या। तो आप पहले उस केस को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, इवैल्यूएट करने के बाद अगर हमारी टीम आपकी को लीगल टीम है इसके लिए? या सो Lawyers फुल की फ्लेजेड टीम है, मिक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड लीगल्स, अच्छा। एवरीबॉडी। अच्छा सो वो इवैल्यूएट करने के बाद उनको लगता है कि ये केस फीजेबल है अच्छा, एंड हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, तभी हम क्लाइंट के साथ आगे बढ़ते MOU हैं। करते हैं। ओके, तो उस एग्रीमेंट के बाद फिर किस तरह से उसकी कॉस्टिंग होती है, कितना कितना समय लगता है? मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा सवाल है, कितने समय में पैसे मिल जाते होंगे, सो recovery हो जाती होगी? एग्रीमेंट जिस समय हम एग्रीमेंट करते हैं उसके पहले जब इवैल्यूएट करते हैं तो क्लाइंट से हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि सर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ये है, इसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें इतना टेंटेटिव टाइम लग सकता है, अच्छा। एंड इसमें ये कमर्शियल्स है। तो हम इनिशियल जब मैंडेट साइन करते हैं तो कुछ एक छोटा सा अमाउंट अपफ्रंट मैंडेट साइनिंग फीस लेते हैं, बाकी रेस्ट हम काम होने के बाद एज ए परसेंटेज हम चार्ज करते हैं, एंड क्लाइंट को काम होने के बाद वो परसेंटेज देने में कभी भी तकलीफ नहीं होती। इनिशियल जो मैंडेट साइनिंग फीस होती है वो एडजस्ट हो जाता है। ओके, और टाइम पीरियड डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, पहले कोविड के पहले 6 महीने से 1.5-2 साल में हो जाता था, अगर ट्रांसमिशन के केस है नहीं तो। अब कोविड के साथ बाद थोड़ा सा टाइम डिले हो गया, अब ये पीरियड बेसिकली आप 1 साल से, अगर ट्रांसमिशन इंक्लूड है तो आप 3 साल का टाइम आप अज्यूम कर सकते हैं। तो आपका सक्सेस रेट क्या होगा? लास्ट कुछ दशकों में यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट आवर सक्सेस रेट हैज बीन एज हाई एज 95%। अच्छा, We have a robust team of 50-55 employees which ensures कि ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली हो जाए बिफोर वी टेक केस। ओके, नहीं समझ में आया तो हम स्टार्टिंग में मना कर देते हैं, बट लेने के बाद वी आर हैप्पी टू से दैट आवर सक्सेस रेट इज प्रीटी हाई। है ना? तो किस फाइनेंशियल एसेट के सबसे ज्यादा मामले आते होंगे आपके Shares। पास? शेयर्स के आते हैं, और सबसे ज्यादा शेयर्स के। और कॉमन मामला क्या है उसमें? मतलब कॉमन शेयर्स में सबसे ज्यादा होता है कि आपके पास में एक पुराना सर्टिफिकेट पड़ा हुआ 100 शेयर है, हाँ उसके बाद वो शेयर सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, उसके बाद आपका पता बदल गया, हाँ तो पता बदलने से उस पे बोनस आया, वो आपका खो गया, फिर बाद में स्प्लिट हो गया। आप पहले 100 रुपये की फेस वैल्यू थी तो स्प्लिट होके 10 रुपये कर दिया, आपके जो शेयर थे वो 10 गुना मल्टीप्लाई हो गए। फिर बोनस आया, तो अगर जितने भी उस समय शेयर होंगे, मान लीजिए एक शेयर पे एक बोनस मिला, तो आपके 100 शेयर पे 100 शेयर बोनस मिल गया। राइट, आपके पास 5000 शेयर है तो 5000 बोनस शेयर मिल गया, अब आपके पास 10,000 शेयर हो गए। तो लोगों को ये पता नहीं है कि कितना बोनस आया, कितना स्प्लिट आया, तो वो सारी कैलकुलेशन हम करते हैं। हम उसकी डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं, सर्टिफिकेट पे किस डेट को उन्होंने खरीदा, इंक्लूडिंग टैक्स, पूरा टैक्स वैक्स जितना लगता टैक्स है। तो अलग चीज है। टैक्स तो जब शेयर खरीदते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता है। नहीं, जब आप उसको रिडीम कर रहे हो, जब आप अपने नहीं, पास जब रख ले करेंगे तब तो हम तो सर्विस टैक्स चार्ज करते ही हैं, सॉरी जीएसटी, सॉरी आज जीएसटी हो गया तो हम जीएसटी चार्ज करते हैं। और उसमें प्रोसेस करते करते फिर पता चलता है कि आपका डिविडेंड ही 50 लाख रुपए भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, किसी में 500,000 रुपये भी होता है, छोटे शेयर है, कम शेयर है, तो वो शेयर का डिविडेंड भी हम दिलवा के देते हैं। और हम जब फीस चार्ज करते हैं तो मान लीजिए किसी के 10 शेयर्स हैं अलग अलग कंपनियों के, तो कोई शेयर में 6 महीना लगा, कोई में 8 महीना लगा, कोई 10 महीना लगा। अच्छा, ऐसे भी होता हाँ है? हाँ, सब एक साथ तो हो ही नहीं सकता depend ना, करता है। क्योंकि अच्छा, सबकी कंपनी अलग है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट अलग है, तो एक एक को फॉलो हर एक करना में पड़ता है। कंप्लायंसेस अलग है सबके। अब आप सबसे ज्यादा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट केफिन है, 50% लगभग 50% के आसपास मार्केट शेयर उसका है। फिर लिंकिन टाइम है, अभी TSR दारा सो भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। तो इन सबकी फॉर्मेलिटीज अब हमको पता हो गई है, तो हमारे ईरर का परसेंटेज जो बहुत कम हो गया, और हमारा सक्सेस रेट जो है और फास्टर भी है। आप ऑनलाइन देखिए, हमारी एक भी कंप्लेन नहीं मिलेगी। हाँ, एनआरआई से मुझे सवाल NRIs पूछना था, उनका Yes, उनका मसला बताइएगा अब जरा। क्या होता है कि जब आप इंडिया में थे तो आपने शेयर में निवेश किया, फिर आप फॉरेन में चले गए, फॉरेन में रह के भी आपने निवेश कर दिया, ये भी होता है। ठीक है, एज ए इंडियन कोई भी आप कर सकते फॉरेनर कर सकते हैं, वहां से भी निवेश कर दिया। तो कितने जो NRI थे जब शिफ्ट हुए उसके पहले उन्होंने इंडिया में निवेश किया, अब उनके घर पे कोई नहीं रह रहा है, घर खाली है, घर पे ताला लगा हुआ है, कंपनी की चिट्ठी जाएगी तो वापस हो जाएगी। तो अब उनके स्प्लिट के शेयर गए, रिटर्न हो गए, बोनस आया वो रिटर्न हो गया, डिविडेंड आया बैंक में जमा नहीं हुआ, अनक्लेम्ड हो गया। उसके बाद में पता चला कि जिनके शेयर थे उनका स्वर्गवास हो गया। तो ऐसा भी होता है, तो यू डोंट नो कि कब किस तरह की समस्या आ जाए, और हर किसी के बस का नहीं है इस तरह माइन्यूटली काम करवा लेना। ये इसीलिए हम ये बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है ये। भी बिल्कुल बिल्कुल लग ही रहा है। और अभी तो हमने कुछ मुद्दों को बस छुआ है, हम उसकी बारीकी में अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि
क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है, तो हम बस आपको ये समझाना चाहते थे कि आने वाली पेशकश में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आपके पैसे की रिकवरी कैसे हो, किसी भी निवेश विकल्प में आपने पैसे डाल रखे हैं या आपको अब पता चला है कि इसमें पैसे पड़े हुए हैं जो कि आपके हैं, तो इस विस्तार से हम हर मुद्दे पर आएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे दर्शकों से हम चाहते हैं कि आप सवाल भी, अगर कोई है इससे जुड़े हुए, इस मुद्दे से जुड़े हुए, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइव होते हैं यूट्यूब पर, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल भी डाल सकते हैं। विकास जी, सवाल जब लोग डाल रहे हों तो क्या स्पेसिफिक जानकारियाँ आपको चाहिए होंगी ताकि आप उनका समाधान कर सकें? सिंपल, आपको जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको रिकवरी में प्रॉब्लम हो रही है, ओके, अब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम, ओके, आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है उसकी जानकारी हमको दे दें, उसकी जानकारी हो, तो आई थिंक ये दो बेसिक एक बार इंफॉर्मेशन अगर हमें मिले, हाँ, तो हम एटलीस्ट उनके समस्या के समाधान के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं। इसमें दो बातें और भी चाहिए होगी कि ये जिसके नाम की ये इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, क्या वो आज अवेलेबल है या नहीं है, या उनका स्वर्गवास हो गया है, बिल्कुल, हाँ, और उन्होंने कब खरीदा, बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने वाली बात। तो आपके सवालों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। कोई भी सवाल अगर आप शेयर समाधान से पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है, और साथ ही यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। फिलहाल आप दोनों से इजाजत लेती हूँ इस खास पेशकश में। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।